वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यू मॉडल पेपर 2023 में शिक्षा शास्त्र का यह मॉडल पेपर है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत एक प्रकार से आपको ये चीज़ें पढ़नी है। आपको मैं बता दूं कि शिक्षा शास्त्र जब आप बीए 4th सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में ही पढ़ना पड़ता है। यानी शिक्षा शास्त्र का जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है या शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य होता है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। आपको मैं याद दिलवाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इससे पहले एक मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चुका है जिसमें हमने लगभग 120 से अधिक प्रश्नों पर ऑब्जेक्टिव टाइप की चर्चा करी थी। उसमें शुरुआती लगभग 12 चैप्टर्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। अब आगे और भी चैप्टर्स जो आपके बचे हुए हैं लगभग उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआती लगभग 12-13 चैप्टर्स थे उस पर वीडियो आपकी आ चुकी थी जिसमें लगभग हमने 120 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों पर चर्चा विस्तार से करी थी। आप लोगों ने उसको देखा, प्यार दिया और आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी पार्ट 2 लाइए, जिसमें लगभग जो बाद वाले चैप्टर्स हैं लगभग आज के वीडियो के माध्यम से हम 13 चैप्टर्स तो आपके हो चुके थे, 12-13 चैप्टर, और उसके बाद वाले जो लगभग 26 चैप्टर आपके बच रहे हैं उनसे बनने वाले, मतलब कि कुल मिलाकर के 26 चैप्टर हैं। तो एक पार्ट आपका हो गया 13 मतलब 12 चैप्टर तक, और उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षा का ये मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। न्यू मॉडल पेपर है और पार्ट 2 बोल सकते हैं एक प्रकार से। इससे पहले एक ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप लोगों ने उसको देखा होगा। आइए अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं दूसरे मॉडल पेपर के बारे में जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखें तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का क्या नाम है भाई? अगला चैप्टर है आपका 13वां चैप्टर, उसका नाम है क्या? चैप्टर का क्या नाम है? अधिगम का स्थानांतरण और उसके कक्षा निहितार्थ। ठीक है, तो अधिगम का जो स्थानांतरण है और जो कक्षा का निहितार्थ है ये चैप्टर का नाम है। तो इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है शिक्षा के स्थानांतरण से आशय क्या होता है? क्या आशय होता है शिक्षा के स्थानांतरण से? शिक्षा के स्थानांतरण से आशय होता है एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, अभियोग्यता का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। ये होता है शिक्षा का स्थानांतरण। यानी शिक्षा का स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक परिस्थिति में जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपकी आदतें रही हैं, जो आपने निपुणता ग्रहण करी है, किसी एक सिचुएशन में जो आपकी अभियोग्यता है, वो योग्यता किसी दूसरी परिस्थिति में अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है शिक्षा का स्थानांतरण करना। ठीक है, ऐसी स्थिति में शिक्षा दूसरी स्थिति में सीखने पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम है। नकारात्मक वस्तुओं से बच करके सीखी हुई वस्तु के सकारात्मक स्थानांतरण मूल्य की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो शिक्षा का स्थानांतरण होता है ये एक प्रकार से इसकी परिभाषा किसने कही है, इस प्रकार से किसने दिया है शिक्षा को लेकर के, या अधिगम स्थानांतरण या शिक्षा स्थानांतरण, बात यही है। समझ में आ रही चीज़ें? तो सोरेनसन महोदय ने कहा या डीज महोदय ने या कार्लसनिक ने या क्रो एंड क्रो ने, तो इसको किसने कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लसनिक महोदय ने क्या कहा कि शिक्षा के स्थानांतरण से क्या मतलब होता है कि एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता और अभियोग्यता का जब हम दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करते हैं तो वही होता है अधिगम स्थानांतरण या शिक्षा स्थानांतरण। पहली बात आपके समझ में आ गई होगी और आपको एक प्रकार से परिभाषा भी ध्यान रख लेनी है ताकि आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा यह प्रश्न। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अधिगम स्थानांतरण की अगर बात की जाए तो इसमें कितने प्रकार होते हैं अधिगम स्थानांतरण के? बताइए सभी लोग। तो अधिगम स्थानांतरण के बारे में अगर बात की जाए तो इसके कितने प्रकार होते हैं भाई? इसके होते हैं कुल मिलाकर के 3 प्रकार। कितने प्रकार होते हैं बाबू? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धनात्मक स्थानांतरण जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, जैसे साइकिल का ज्ञान मोटरसाइकिल सीखने में सहायक होता है, तो ये होता है धनात्मक स्थानांतरण। यानी आपने पहले साइकिल सीखा फिर आपने मोटरसाइकिल सीखा, तो चूंकि साइकिल में आपने हैंडल वगैरह मोड़ना ये सब सीख लिया, थोड़ा तालमेल बैठाना, तो जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान अथवा क्रिया
दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा क्रिया को प्राप्त करने में सहायक साबित होता है तो यह सकारात्मक अथवा धनात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे साइकिल के द्वारा, मतलब यह साइकिल का ज्ञान आपको पहले साइकिल चलाना आप सीखते हैं, उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल जब सीखते हैं तो आपको साइकिल चलाना जो आपने सीखा था वो हेल्प करती है मोटरसाइकिल चलाने में। ठीक है, तो ये हो गया स्थानांतरण का, अधिगम स्थानांतरण का पहला प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो होता है ऋणात्मक स्थानांतरण यानी निगेटिव ट्रांसफर। निगेटिव ट्रांसफर में क्या होता है कि यह स्थानांतरण तब होता है जब पूर्व संचित ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा पैदा करता है। जैसे कि हिंदी भाषा में गिनती सीख लिया आपने, ठीक है, और हम अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखते हैं हिंदी भाषा के बाद में, तो फिर क्या होता है, दिक्कत होती है। अगर एक बार पहाड़ा आपने इंग्लिश में याद कर लिया तो हिंदी में पहाड़ा आप नहीं याद कर पाओगे, थोड़ा कठिन होगी, मतलब हेल्प नहीं करेगा आपकी वो, समझ रहे हैं ना। चूँकि हिंदी भाषा की गिनती की बनावट हमें अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये जब एक प्रकार से जो आपकी पूर्व की सीखी हुई चीज़ें जब भविष्य में आप कोई चीज़ सीख रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न करती है तो वो ऋणात्मक अधिगम ट्रांसफर होता है या ऋणात्मक स्थानांतरण होता है अधिगम का। ठीक है, और जो तीसरा प्रकार होता है मेरे भैया वो कौन सा होता है, वो होता है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है जब पूर्व संचित ज्ञान नया सीखने में ना मदद करे और ना ही बाधा उत्पन्न करे, तब शून्य स्थानांतरण होता है। और मनुष्य के मस्तिष्क में ऐसा बहुत सा ज्ञान होता है जो किसी समय मनुष्य के सीखने को प्रभावित नहीं करता और इसीलिए विद्वानों ने इसको स्थानांतरण नहीं माना है, बहुत सारे लोगों ने। लेकिन फिर भी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा कि अधिगम स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं तो आप बताइएगा बाबू 3 प्रकार होते हैं। तीनों प्रकार मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ठीक है, समझ में आ गई बातें, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत है, बताएं कौन सा सिद्धांत है, स्थानांतरण का प्राचीन सिद्धांत या स्थानांतरण का आधुनिक सिद्धांत। तो दोनों सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ एंड बा दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समानवीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बताएं समानवीकरण का सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, मर्सेल या C.H. जड या बागले या फिर सोरेनसन। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो समन्वीकरण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था C.H. जड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षा के लिए स्क्रीन पर आ चुका है आपके। प्रश्न है C.H. जड ने समानवीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो कब किया था। तो इन्होंने कब किया था भाई, तो इन्होंने जो किया था वो 1908 ईस्वी का समय था, उन्होंने तब किया था। ठीक है, समानवीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, बालकों में विकास के साथ साथ किसका गठन होता है, आदर्शों का या मूल्यों का या फिर इन दोनों का। तो बिल्कुल आप सभी लोग सही जा रहे हो, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आदर्शों का यानी आइडियल का भी विकास होता है और मूल्यों का भी विकास होता है। जिस प्रकार से बालकों में विकास होता है शरीर का या बुद्धि का, इसी प्रकार से उनमें आदर्शों का, मूल्यों का विकास होता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, आ एंड बा दोनों, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7वां नंबर देखिएगा, अधिगम के स्थानांतरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, स्पष्ट ज्ञान की, बुद्धि की या पाठ्यक्रम की या फिर इन सभी की। निश्चित तौर पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिगम के स्थानांतरण में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो स्पष्ट ज्ञान की भी होती है, बुद्धि की भी होती है और पाठ्यक्रम की भी होती है, यानी सिलेबस की भी होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, इन सभी की। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर। अगला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का क्या नाम है भाई, अगला चैप्टर है आपका अधिगम या जो सीखने के सिद्धांत होते हैं। तो अधिगम या अधिगम के सिद्धांत या सीखने के सिद्धांत, तो इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसके बारे में यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो अधिगम को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, आपको पता होगा। सीखने के सिद्धांत को लेकर के हिलगार्ड महोदय ने एक पुस्तक ही लिख दी, थ्योरीज ऑफ लर्निंग उनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने 10 से भी अधिक सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया। और इसके संबंध में यह निश्चय करना कठिन है कि कौन सा सिद्धांत ठीक है कौन सा गलत है। इसी बात को लेकर के फ्रेंडसन महोदय ने कहा कि सिद्धांत ना तो ठीक होते हैं और ना ही गलत होते हैं, वे केवल कुछ विशेष कार्यों के लिए कम या अधिक लाभप्रद होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हिलगार्ड महोदय ने ऐसा किया, आपको पता होगा, प्रश्न भी बनेगा।
तो ये बात ध्यान रखिए। थॉर्नडाइक महोदय ने भी सीखने के कई सिद्धांत बताए हैं। थॉर्नडाइक ने एक प्रकार से संबंधवाद बताया, संबंध सिद्धांत, प्रतिक्रिया सिद्धांत, भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक भी एक प्रकार से सीखने को सिद्धांत को लेकर के कई सारी बातें बताते हैं, कई सारे प्रयोग करते हैं, ठीक है। और भी लोग जो है आते हैं, तो थॉर्नडाइक महोदय बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं इसमें, ठीक है। और इसमें हिलगार्ड, बोवर, इन लोगों ने भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। थॉर्नडाइक महोदय ने बहुत सारे अधिगम के नियम बताए हैं, जैसे कि मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब शामिल हैं, ठीक है। और गौण नियम में बात किया तो बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम और साहचर्यात्मक अनुक्रिया का नियम, ये सब गौण नियम होते हैं। और मुख्य नियम जो है उनमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये होते हैं। और मनुष्यों, पावलोव महोदय ने अनुबंधित सिद्धांत दिया, अनुकूलित या अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, वो भी बड़ा फेमस रहा है खासकर सीखने को लेकर के। और विद्वानों ने एक प्रकार से सिद्धांत देने का प्रयास किया है। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गोल्ड जो है गेस्टाल्ट महोदय ने, ठीक है। तो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो भी बड़ा फेमस रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो है बंदर, जो सरदार नामक बंदर था, उसने क्या किया कि भाई उसने देखा कि भाई उस पर पंखे पे जो है केला टांग दिया गया, बहुत सारे बंदर कूद कूद के परेशान हो गए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बगल में टेबल रखा था, जो वृद्ध बंदर था उसने उठाया टेबल और उस पर खड़ा होकर के केला खा लिया। तो ये सब सिद्धांत जो है उन्होंने दिया। तो ये एक प्रकार से, आइए हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं प्रश्न कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में। देखिए प्रश्न है आपका, सीखने के नियमों को क्रमबद्ध करने का श्रेय किसे है? थॉर्नडाइक को, स्किनर को या पावलोव को? तो सीखने के नियम को क्रमबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो मेरे हिसाब से थॉर्नडाइक को जाता है, और आपके हिसाब से भी और विद्वानों के हिसाब से भी थॉर्नडाइक महोदय ही है। थॉर्नडाइक महोदय इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न आप देखिएगा, किसने अपनी पुस्तक सीखने के सिद्धांत में 10 से अधिक सिद्धांतों या सीखने के सिद्धांतों का वर्णन किया या अधिगम के सिद्धांतों का वर्णन किया? तो मैंने आपको बताया भी था, हिलगार्ड महोदय ने किया था ऐसा। उनकी पुस्तक ही है सीखने के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक किसकी है? हिलगार्ड की ही पुस्तक है। एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अधिगम के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? अभ्यास का नियम जो मुख्य नियम है वो, तत्परता का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। तो मैंने आपको बताया था 3 जो है इनके मुख्य नियम है, बाकी जो है गौण नियम है। तो 3 मुख्य नियमों में जो शामिल नहीं वही पूछा जा रहा है। तो अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये 3 जो है मुख्य नियम है थॉर्नडाइक महोदय के। जबकि बहुअनुक्रिया का जो नियम है ये इनका अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, ये गौण नियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, चौथा प्रश्न है, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक महोदय ने, पावलोव ने, कोहलर ने या फिर स्किनर ने? तो बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहीं से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने वाले, लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको इसी चैप्टर से मिलने वाले हैं। बताएं, प्रश्न है अनुबंधित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था भैया? बिल्कुल पावलोव महोदय ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, पावलोव महोदय ने अपने सीखने के सिद्धांत में किस पर प्रयोग किया? मतलब उन्होंने किसको जो है किस जानवर पर किया था? कुत्ते पर, बिल्ली पर या चूहों पर या बनमानुष पर? तो पावलोव महोदय ने जो सीखने का सिद्धांत का प्रयोग किया था वो उन्होंने बिल्ली पर किया था। बिल्ली आपको पता होगा कैट पर किया था इन्होंने, पावलोव महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक, कोहलर या कोफ्का या स्किनर या पावलोव? तो जो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था कोहलर और कोफ्का महोदय ने। ऑप्शन नंबर कोफ्का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोहलर एवं कोफ्का। 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ये सारे के सारे प्रश्न आप एकदम से रट लीजिएगा, कंठस्थ होने चाहिए सारे के सारे प्रश्न, बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको। तो आप लोग इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। बताएं, स्किनर के द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है वो कौन सा है इनमें से? कार्यात्मक अनुबंधन या अंतर्दृष्टि सिद्धांत या उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत? तो स्किनर महोदय ने कौन सा प्रतिपादित किया था भाई? स्किनर महोदय ने
कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, थॉर्नडाइक के किस नियम को संतोष असंतोष का नियम कहते हैं? तो उनका जो प्रभाव का नियम है उसी को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इस प्रकार से आप लोगों ने समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला चैप्टर आपका आ चुका है, वो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए अगले चैप्टर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। ये चैप्टर का नाम है आपका 15 नंबर चैप्टर, और उसमें आपको पढ़ना होता है व्यवहारों के आधार, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं उसके बारे में। ठीक है, तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं इसके बारे में हमको समझना। और वैसे प्रवृत्तियाँ मुख्य रूप से प्रवृत्तियों के 3 पहलू होते हैं। ठीक है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है विलियम मैकडूगल ने के अनुसार मूल प्रवृत्ति के कितने पहलू होते हैं? तो विलियम मैकडूगल ने 3 प्रकार के पहलुओं को बताया है खास करके मूल प्रवृत्तियों की। एक तो 3 कौन कौन सी हो गई? तो 3 ऑप्शन ए में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पहली है ज्ञानात्मक पहलू, दूसरा है संवेगात्मक यानी इमोशनल, और तीसरा होता है आपका क्रियात्मक यानी क्रिएटिव। तो एक प्रकार से ये 3 जो है नॉलेजेबल, इमोशनल एंड क्रिएटिव, ये 3 पहलू होते हैं किसके? मूल प्रवृत्ति के, ऐसा बताया विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, और ज्ञानात्मक पहलू की बात की जाए तो इसके अनुसार सबसे पहले व्यक्ति उत्तेजक से प्रभावित होता है, फिर उसके बाद में संवेगात्मक पहलू के अनुसार किसी संवेग को महसूस करता है, और उसके बाद में फिर क्रियात्मक पहलू के अनुसार किसी तरह की क्रिया या प्रतिक्रिया करता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल प्रवृत्तियाँ वह शक्ति होती हैं जो किसी मनुष्य का व्यवहार परिचालित करती हैं और जिसके ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक पहलू होते हैं। तो मूल प्रवृत्तियों की परिभाषा देते हुए वाटसन महोदय कहते हैं कि उपयुक्त उत्तेजनाओं के अंतर्गत क्रमशः व्यक्त करने वाली अस्पष्ट प्रतिक्रियाएं जो होती हैं उन्हीं के संयोग को मूल प्रवृत्ति कहते हैं। मैं आपको बताऊं, मूल प्रवृत्तियों की बात की जाए तो ये मनुष्य के व्यवहार को परिचालित करती हैं, जन्मजात व प्रकृति के द्वारा मिली हुई होती है यानी प्रकृति प्रदत्त होती हैं। इसके अलावा ये एक तरह के सभी मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती हैं। इनमें पूर्व अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की क्षमता भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं ये परिवर्तनशील अथवा शोधनशील भी होती हैं, ये आदत से अलग होती हैं। मूल प्रवृत्ति से संचालित क्रियाएं कठिन और अनैच्छिक होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं ये शारीरिक संरचना, आयु और वातावरण पर विशेष रूप से निर्भर करती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियाँ जैसे कि आपको पता होगा, मूल प्रवृत्तियों में जैसे कि भोजन ढूंढना और एक प्रकार से कहीं पर जाना, काम करना, अपने संतान की रक्षा करना, सामुदायिकता की भावना, आत्मगौरव, रचना, संग्रह, प्रार्थना, हंसना, दीनता, ये सब होते हैं। ठीक है, संबंधित जो संवेग होते हैं जैसे कि अगर आपको भोजन ढूंढना है, अगर भूख लगेगी तो सबसे पहले जो संवेग आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? भूख लगेगी तभी आप भोजन ढूंढेंगे। ठीक है, और जब कभी एक प्रकार से मान लेते हैं आपको कामुकता उत्पन्न होगी तो आप काम करेंगे, क्रोध उत्पन्न होगा तो योत्साह होगा। ठीक है, अगर आपको कहीं किसी से डर लगेगा तो आप पलायन करेंगे, भागेंगे। ठीक है, और प्रफुल्लता होगी तो आत्मगौरव की अनुभूति होगी, करुणा आएगी तो एक प्रकार से आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो एक प्रकार से आमोद होगा तो हंसेंगे, आत्महीनता होगी तो दीनता महसूस होगी। तो ये सब एक प्रकार से मूल प्रवृत्तियों के ही लक्षण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, मूल प्रवृत्तियां जो हैं उनका केंद्रीय भाग क्या होता है? तो मूल प्रवृत्तियों का जो केंद्रीय भाग होता है वो क्या होता है भाई? तो मूल प्रवृत्तियों का जो केंद्रीय भाग होता है वो संवेगात्मक होता है, इमोशनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से मूल प्रवृत्तियों की विशेषता क्या है? तो देखिए, जन्मजात व प्रकृति प्रदत्त होती हैं, बिल्कुल ठीक है। आदत से बिल्कुल अलग होती हैं, परिवर्तनशील अथवा शोधनशील भी होती हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये सब मूल प्रवृत्तियों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, सुषुम्ना के द्वारा जो क्रियाएं संपादित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सुषुम्ना के द्वारा जो क्रियाएं संपादित होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सहज क्रियाएं बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को जाना। एक आध प्रश्न यहाँ से और बन सकते हैं, खास करके प्रश्न पूछेगा कि मूल प्रवृत्तियों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का श्रेय किसे मिला हुआ है? तो आप बता दीजिएगा कि मैकडूगल महोदय ने ही वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करी है मूल प्रवृत्तियों की। और मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्ति की विचारधारा को विश्व के सामने कब प्रकाशित किया? तो उन्होंने 1908 ईस्वी में प्रकाशित किया। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है वो है बिलियन का सिद्धांत, शोधन का सिद्धांत और इसके अलावा अवदमन का सिद्धांत।
ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप पूछेगा कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है और 4 ऑप्शन आपको देगा, विलियम्स मतलब कि विलियन का सिद्धांत, शोधन का सिद्धांत, अवदमन का सिद्धांत, और ऑप्शन डी देगा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हमेशा उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत होते हैं। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगले चैप्टर से। देखिए अगला चैप्टर जो आपका है उसका नाम है संवेदना यानी सेंसेशन एंड प्रत्यक्षीकरण, जिसको आप बोलते हैं परसेप्शन, एंड प्रत्यय यानी जिसको आप बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये एक प्रकार से चैप्टर का नाम है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यय, ठीक है। बात की जाए संवेदना की, तो संवेदना क्या होती है, जम्स महोदय कहते हैं कि संवेदनाएं ज्ञान के मार्ग में पहली वस्तुएं होती हैं, और जबकि जालोटा महोदय कहते हैं कि संवेदना एक सामान्य ज्ञानात्मक अनुभव होता है, ठीक है। डगलस और हालैंड कहते हैं कि संवेदना शब्द का उपयोग सब चेतना अनुभव में सबसे सरलतम का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो संवेदना से मिला हुआ ज्ञान मनोक्रिया का पहला चरण होता है और इसको मानसिक प्रक्रिया का सामान्य रूप से हम मानते हैं। संवेदना सभी तरह के ज्ञान के लिए जिम्मेदार होती है। संवेदना के अभाव में किसी भी तरह के ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाती है। तो संवेदना को ज्ञान का द्वार भी कहा जाता है, और हमारे शरीर में ज्ञानवाही और गतिवाही तंतुओं का जाल फैला हुआ है। तो ज्ञानवाही तंतुओं में एक सिरा ग्राहक होता है, दूसरा सिरा दूसरे का बोध केंद्र से संबंध होता है। तो एक प्रकार से ये संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाएं कई प्रकार की होती हैं, आपको पता होगा। संवेदनाओं की अगर बात की जाए तो ये कई प्रकार की होती हैं। आपको बता दूं हैरिक्स महोदय की एक पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी इस पुस्तक के लेखक कौन है, हैरिक्स महोदय। उनकी पुस्तक में एक प्रकार से बहुत बड़ी सूची दी गई है, और उसमें खास करके डगलस और हालैंड महोदय ने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ चीज़ों को छाट करके इनकी पुस्तक से अलग किया है संवेदनाओं के प्रकार में। उसमें एक होती पहली संवेदना होती है दृष्टि संवेदना। दृष्टि संवेदना मतलब जो विजुअल सेंसेशन होती है, जैसे कि सभी तरह के रंग रूप आप देखते हैं वो। दूसरी संवेदना जो होती है वो होती ध्वनि संवेदना, हियरिंग सेंसेशन, जिसको आप सुनते हैं, सभी तरह की ध्वनियाँ आवाज़ें ये सब ध्वनि संवेदना है। तीसरी होती है घ्राण संवेदना, जिसको आप बोलते हैं स्मेल सेंसेशन यानी सूंघने वाली, ठीक है, सभी तरह की गंध आती इसमें। चौथी होती है स्वाद वाली, ठीक है, स्वाद संवेदना यानी टेस्ट सेंसेशन, सभी तरह के स्वाद इसमें संकलित होते हैं। पांचवी संवेदना होती है स्पर्श संवेदना यानी कि टच सेंसेशन, जिसको आप स्पर्श करते हैं, दबाव महसूस करके छूते हैं उसके द्वारा, ठीक है। छठा होता है आपका संवेदना में मांसपेशीय संवेदना, जिसको आप मसल्स सेंसेशन बोलते हैं, सभी तरह की मांसपेशियों की गति संबंधी जो एक प्रकार संवेदना होती है वो। इसके अलावा जो सातवीं संवेदना होती है वो शारीरिक संवेदना होती है, ऑर्गेनिक सेंसेशन, शरीर के अंतः अंगों के द्वारा मिलने वाले जो सभी तरह के अनुभव होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो संवेदना के सभी प्रकारों को मुख्य रूप से हम 3 श्रेणी में रख सकते हैं। एक तो अस्नाविक यानी स्थिति, गति और प्रतिरोध, दूसरी शारीरिक यानी अंग प्रत्यंग से प्राप्त जो होती हैं, तीसरी होती है विशिष्ट यानी जैसे दृष्टि से यानी देख करके, श्रवण से यानी सुन करके, घ्राण यानी सूंघ करके, स्वाद यानी उसको स्वाद ले करके, उसको चख करके, और स्पर्श यानी छू करके। तो ये सब एक प्रकार संवेदना के प्रकार हैं, आपको पता होने चाहिए चीज़ों के बारे में, ठीक है। आइए और हम प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, संवेदना एक सामान्य ज्ञानात्मक अनुभव है, यह कथन किसका है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। संवेदना एक सामान्य ज्ञानात्मक अनुभव है, ऐसा किसने कहा था, जालोटा महोदय ने कहा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन वहीं पर आप देखिएगा, संवेदना की विशेषता है तीव्रता, अवधि या विस्तार। तो संवेदना की विशेषता की मैं बात करूं तो गुण यानी क्वालिटी, अवधि, तीव्रता, स्पष्टता, स्थानीय चिन्ह, विस्तार, ये सब जो है संवेदना की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा नंबर, प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षीकरण क्या होती है, तो जेम्स महोदय प्रत्यक्षीकरण के बारे में कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण विशेष रूप से अभौतिक पदार्थों की चेतना है जो ज्ञानेंद्रियों के सामने रहते हैं, ठीक है। रायबर्द महोदय कहते हैं कि अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, जबकि भाटिया कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण जो होता है संवेदना व अर्थ का योग होता है, और प्रत्यक्षीकरण संवेदना व विचार का योग होता है। जलोटा कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण वह मानसिक क्रिया है या प्रक्रिया है जिससे हमको बाह्य जगत की वस्तुओं और घटनाओं का ज्ञान मिलता है, जबकि वुडवर्थ कहते हैं कि प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की मदद से पदार्थ तथा बाह्य घटनाओं तथा तथ्यों को जानने की एक क्रिया होती है। तो ये प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। प्रत्यक्षीकरण की अगर बात की जाए
तो प्रत्यक्षीकरण जो है उसमें पूर्ण स्थिति का ज्ञान होता है, प्रत्यक्षीकरण में परिवर्तन भी होता है, प्रत्यक्षीकरण में चुनाव भी होता है, प्रत्यक्षीकरण में संगठन होता है, प्रत्यक्षीकरण में अगर बात की जाए तो प्रत्यक्षीकरण में सदैव कुछ ना कुछ अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण का, और जिस वस्तु का हमको प्रत्यक्षीकरण होता है उसके विषय में हमें कुछ ज्ञान जरूर होता है, तो ये होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण एक पूर्ण मानसिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का विश्लेषण जो है कई प्रकार के पहलुओं के माध्यम से हम कर सकते हैं। जालोटा महोदय कहते हैं कि वस्तु अथवा उत्तेजक का होना, संवेदना जागृत होना, प्रत्यक्षीकरण का होना, वस्तुओं का ज्ञानेंद्रियों को प्रभावित करना, तो ये सब होते हैं। अच्छा, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों में अंतर होता है। संवेदना जो होती है वो मस्तिष्क निष्क्रिय करता है, मतलब संवेदना में मस्तिष्क निष्क्रिय रहता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण में मस्तिष्क सक्रिय रहता है। ठीक है, संवेदना की अगर बात की, दूसरा अंतर, संवेदना ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी होती है, जबकि प्रत्यक्षीकरण जो होता है ज्ञान प्राप्त करने की दूसरी सीढ़ी होती है। तीसरा अंतर ये कि संवेदना के द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है अस्पष्ट और अनिश्चित होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अर्जित ज्ञान जो होता है वह निश्चित हो जाता है। चौथा अंतर यह है कि संवेदना का पूर्व अनुभव से कोई संबंध नहीं होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण का पूर्व अनुभव से संबंध होता है। पांचवा अंतर यह है कि संवेदना की मानसिक क्रिया का रूप सरल होता है, सुगम होता है, आरंभिक होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण में मानसिक क्रिया का रूप जटिल और विकसित होता है। छठा अंतर लिख सकते हो आप कि संवेदना हमें ज्ञान का कच्चा माल देती है, जबकि प्रत्यक्षीकरण उस ज्ञान को संगठित रूप देता है। सातवां अंतर आप लिख सकते हो कि संवेदना की मानसिक प्रक्रिया में मात्र एक तत्व अनुभव होता है, जबकि प्रत्यक्षीकरण की मानसिक क्रिया में किसी वस्तु को देखना, उसका अर्थ लगाना, ये दो तत्व शामिल हो जाते हैं। तो ये होता है आपका प्रत्यक्षीकरण और जो है संवेदना। प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण? भाई शारीरिक है, मानसिक है, क्रियात्मक है, गत्यात्मक है? तो जो ये है एक प्रकार से मानसिक क्रिया होती है प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, किसने कहा है कि अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या की प्रक्रिया को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं? तो ऐसी परिभाषा दी है प्रत्यक्षीकरण को लेकर के किसने? भाई रायवर्ध महोदय ने कहा है कि अनुभवों के अनुसार संवेदना की व्याख्या की जो प्रक्रिया होती है उसी को प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, प्रश्न है प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, गुणों आदि का उल्लेख करते हैं या कथन किसने कहा? तो प्रत्यय वे विचार होते हैं जो वस्तुओं, गुणों, इन सभी का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो इसको कहा था किसने? वुडवर्थ महोदय ने प्रत्यय के परिभाषा को देते हुए बताया था। प्रत्यय के बारे में अगर बात की जाए तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो होता है किसी सामान्य वर्ग को प्रकट करने वाला सामान्य विचार होता है। ठीक है, प्रत्यय एक वर्ग की वस्तुओं के समान गुणों और विशेषताओं का समान ज्ञान प्रदान कराता है। इसके अलावा प्रत्यय में जटिलता होती है जिसमें बालक के ज्ञान अनुभवों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इसके अलावा प्रत्यय का संबंध हमारे विचारों से होता है, चाहे वो वास्तविक विचार हो चाहे काल्पनिक विचार हो। ठीक है, प्रत्यय जो होता है शुरू में अस्पष्ट और अनिश्चित होता है। ज्ञान, अनुभव और समय की गति के साथ साथ जो प्रत्यय होता है वे स्पष्ट हो जाते हैं, निश्चित रूप धारण करते चले जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्रो एंड क्रो जो है हस्बैंड वाइफ है, ये कहती हैं कि प्रत्यय किसी वस्तु का सामान्य अर्थ होता है जिसे शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो ये होता है प्रत्यय। प्रत्यय निर्माण की अगर बात की तो 5 स्तर होते हैं, 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है बालक को प्रत्यय निर्माण करने में। पहला तो निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, दूसरा तुलना यानी कंपेरिजन, तीसरा होता है पृथक्करण यानी कि एब्स्ट्रैक्शन, और चौथा होता है समन्वयकरण यानी कि जनरलाइजेशन, और पांचवा होता है परिभाषा निर्माण यानी कि डेफिनेशन फॉर्मेशन। बालक जब 4 चीज़ों को यानी कि निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, समन्वयकरण को सीख लेता है, इसके बाद इन चारों स्तरों से गुजरने के बाद में कुत्ते के प्रत्यय का खास करके निर्माण कर लेता है। जो अब मतलब मैं कुत्तों को एक प्रकार से इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि कुत्ते जो हैं एक प्रकार से उन्हीं के हिसाब से, जैसे मान लेते हैं कि निरीक्षण करना है तो निरीक्षण करने में क्या होगा, मान लेते कोई व्यक्ति है, बालक है, वह सफ़ेद रंग का कुत्ता देखता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसके प्रत्यय का ज्ञान हो चुका हो, मतलब कि उसके प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है उसको। अन्य शब्दों में कहें कि वह कुत्ते का निरीक्षण करके उसके प्रत्यय का निर्माण कर लेता है और कुछ समय के पश्चात वह काले रंग का कुत्ता देखता है और उसका निरीक्षण करके वह उसके प्रत्यय का भी निर्माण कर लेता है कि भाई ये सफ़ेद रंग का कुत्ता है या काले रंग का कुत्ता है। तुलना कैसे होती है? अब वो क्या करेगा, निरीक्षण के माध्यम से बालक ने अपने मन में कुत्ते के 2 प्रत्ययों का निर्माण कर लिया, चूंकि एक सफ़ेद कुत्ता और एक प्रकार से काला कुत्ता। तो वो क्या करेगा, एक सफ़ेद और काले कुत्ते को जब देखेगा तो उसके पश्चात दोनों प्रत्ययों की तुलना करेगा
करेगा और उसमें देखेगा कि दो कुत्तों को हमने देखा है, दोनों के रंग अलग अलग हैं, इसमें अंतर के होते हुए भी उनमें समानता भी वो देखेगा कि भाई ये कुत्ते की प्रजाति से ही है लेकिन रंग अलग अलग है, क्यों ऐसा है, तो ये तुलनात्मक अध्ययन करेगा वो। पृथक्करण क्या होगा, जब बालक क्या होगा, दोनों कुत्तों के अंतर और समानता की बातों को अलग अलग कर लेगा, फिर उसके बाद में क्या करेगा, सिर्फ रंग के कारण उसको पता चलेगा कि भाई सिर्फ रंग का अंतर है, तो वह इन समानताओं और समान गुणों के अंतर को एक प्रकार से अलग करके जोड़ देता है। फिर इसके बाद में समानवीकरण की क्रिया शुरू होती है, तो क्या करेगा, समान गुणों का संग्रह करने की वजह से बालक के लिए जो सफ़ेद और काले और भूरे रंग के कुत्तों में कोई अंतर नहीं रहता है। अब क्या होगा, उसका कुत्ते का प्रत्यय स्पष्ट रूप से वो हो जाता है कि भाई अब वह किसी भी कुत्ते को कुत्ता कहता है और उसे कुत्ता जाति का बोध हो जाता है, यानी चाहे काले रंग का कुत्ता हो, चाहे भूरे रंग का हो, चाहे जिस रंग का हो, उसको अब यह पता चल गया बच्चे को कि भाई यह कुत्ता जो है ये कुत्ता ही प्रजाति का है, ये रंग अलग अलग भले हो सकता है। तो अब वो किसी रंग कुत्ता देखेगा बालक तो कुत्ता ही बोलेगा उसको, नहीं तो उसको सफ़ेद रंग कुत्ता कुछ पहले अलग पता चलता है उसको। तो ये होता है प्रत्यय का विकास। तो ये जो अगला होता है परिभाषा का निर्माण करना। तो जब बालक चारों स्तरों से गुजर जाता है तो उसके बाद में कुत्ते के प्रत्यय का निर्माण कर लेता है और यह प्रत्यय उसको कुत्तों का सामान्य ज्ञान देता है। हम उसको यह ज्ञान सिर्फ वर्णन और परिभाषा के द्वारा दे सकते हैं। हम जब उसके समक्ष कुत्ते का वर्णन करते हैं, किसी बालक के समक्ष जो ये चीज़ इन स्तरों से गुजर चुका होता है, तब वह किसी विशेष कुत्ते के विषय में ना सोच करके सामान्य रूप से कुत्ते के विषय में सोचता है और यही वास्तविक प्रत्यय है जिसका उसके मन में निर्माण हो चुका है। अगर उसको जब वो चार स्तरों से नहीं गुजरेगा तब उसको आप कुत्ते के बारे में बताएंगे तो सोचेगा भाई सफ़ेद कुत्ते के बारे में बता रहा है बच्चा, मतलब ये विद्वान, या फिर एक काले कुत्ते के बारे में बता रहा है, या फिर भूरे कुत्ते के बारे में बता रहा है। तो इसलिए प्रत्ययों का निर्माण बालकों के अंदर चार स्तरों से होता है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है आपका अगला जो चैप्टर है वो है जो है आपका अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अंग्रेजी में अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। तो इससे बनने वाला जो प्रश्न है उसको देखने का प्रयास करते। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो अभिप्रेरणा की बात की जाए तो अभिप्रेरणा किस शब्द से बना हुआ भाई? अभिप्रेरणा की बात की जाए तो ये अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से बना हुआ। किससे बना हुआ है? मोटिवेशन शब्द से बना हुआ है। और मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है। तो लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, उससे बना हुआ है मोटिवेशन। ठीक है, मोटम से क्या बना है? मोटिवेशन बना है। तो अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो मोटिवेशन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यह पूछता आपसे कि मोटिवेशन जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का वह किस भाषा के शब्द से बना, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा के शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आप बताइएगा कि मोटम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई। मोटम एक धातु होती है उसी से बना हुआ है। इसका मतलब होता है मूव या इंसाइट टू एक्शन। ठीक है, मतलब कि अभिप्रेरणा एक ऐसी संक्रिया होती है जो किसी जीव को क्रिया करने हेतु उकसाती है। ठीक है, फोर्स करती कि भाई तुम ये काम करो, ये क्रिया करो, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन की परिभाषा को स्किनर महोदय देते हुए कहते हैं, स्किनर महोदय क्या कहते हैं? स्किनर महोदय कहते हैं कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग होता है। ठीक है, बर्नार्ड महोदय की अभिप्रेरणा शिक्षा में मनोविज्ञान की मूलभूत समस्या है। तो मोटिवेशन जिसको कहते हैं उसी को अभिप्रेरणा कहते हैं। गुड महोदय कहते हैं कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ये होते हैं एक प्रकार से। जबकि फ्रेंडसन महोदय कहते हैं कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। तो ये सब होते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक मोटिवेशन, एक होता है नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ तो जो अभिप्रेरक होते हैं, जो मोटिवेटर होते हैं, मोटिवेटर कितने प्रकार के होते हैं? जो अभिप्रेरक जो होते हैं, एक तो आंतरिक या शारीरिक अभिप्रेरणा आपको मिलती है अपने अंदर से, एक होता है बाह्य जगत से। ठीक है, उससे आपको मोटिवेशन मिलता है। तो जो जन्मजात होते हैं आपके अंदर मोटिवेशन, जैसे कि भूख लगना, प्यास का, नींद लगना, काम, प्रेम, क्रोध, मलमूत्र का त्याग करना, ये सब जन्मजात अभिप्रेरणा आपके अंदर होती है। मतलब ये सब लगता है तो आप एक्शन लेते हैं, क्रिया करते हैं। ठीक है, भूख लगी तो आप खाना खाते हैं, प्यास लगी तो आप पानी पीते हैं, नींद लगी तो आप सोते हैं, काम अगर क्रिया उत्पन्न हुई तो आप एक प्रकार से काम करते हैं, प्रेम करते हैं, क्रोध आता तो क्रोध करते हैं, तो एक्शन लेते हैं।
अर्जित जो प्रेरक होते हैं उसमें व्यक्तिगत प्रेरक और अन्य सामाजिक प्रेरक होते हैं। व्यक्तिगत प्रेरक में आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, ये आपको मोटिवेट करता है। आपका आकांक्षा, आप क्या चाहते हो, आपका जो आकांक्षा का स्तर है, आप क्या चाहते हो, वो भी एक प्रकार से आपको मोटिवेट करता है। आपकी रुचि क्या है, वो भी आपकी मोटिवेट करती है। मध्य व्यसन आप कैसा करते हैं, आदत की व्यवस्था, जो है अचेतन प्रेरणा, अभिवृत्तियाँ, ये सब आपको मोटिवेट करती हैं। और जो अन्य सामाजिक प्रेरक हैं उनमें सामुदायिकता, आत्मस्थापन, अर्जनात्मक योत्साह, ये तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं जो कि आपको मोटिवेट करती रहती हैं। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि इससे कौन कौन से प्रश्न आपसे बनते हैं। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतर है? तो मोटिवेशन का है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन से आप देखिए, किसका कथन है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है? मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो ये किसका कथन है भाई, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च मार्ग है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा जो कहने वाले विद्वान हैं उनका नाम है स्किनर महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं के संदर्भ में, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई। प्रश्न क्या है आपका, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। जो गलत कथन है अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं के संदर्भ में, तो 3 तो इनमें से सही है, एक ही गलत है। तो देखिए, अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की एक बाह्य अवस्था होती है, नहीं गलत बात, ये गलत बात है बिल्कुल। अभिप्रेरणा में व्यवहार लक्ष्य निर्धारित होता, ठीक है। अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता, ठीक है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मैस्लो, मार्गन, मैकडुगल या फिर बोल्स तथा काफमैन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा का जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है उसको किसने दिया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको दिया है मैकडुगल ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आ सकता है। अभिप्रेरणा का यानी जो मोटिवेशन का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, चूंकि मनोविश्लेषणवाद के प्रणेता ही है फ्रायड महोदय, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 6ठा नंबर प्रश्न है, किसका कथन है अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त होती है? तो इसको किसने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने की एक आवश्यक शर्त है? इसको कहा था भाई किसने? मेल्टन महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं मेल्टन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन से आप देखिएगा, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न है, किसका कथन है प्रेरणा यह तय करती है कि व्यक्ति कितना सही सीखेगा और कितने समय तक सीखता रहेगा? ये कथन किसका है बताएं? प्रेरणा यह तय करती है, मोटिवेशन यह तय करता है कि व्यक्ति कितना सही सीखेगा और कितने समय तक सीखता रहेगा। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन कहा था मार्शल महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है ये। 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा, अभिप्रेरणा के महत्व के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो अभिप्रेरणा के महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनमें से देखिए, अभिप्रेरणा में व्यवहार चयनात्मक होता है, बिल्कुल ठीक बात है, होता है। व्यवहारों को शक्ति प्राप्त होती है, अभिप्रेरणा से बिल्कुल होती है। व्यवहार को एक निश्चित दिशा भी मिलती है, बिल्कुल। ये तीनों जो संदर्भ हैं या तीनों जो कथन है ये सही हैं अभिप्रेरणा के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, उपयुक्त सही, मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है आपका वो अगले चैप्टर से आ चुका है। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहे। अगला प्रश्न है स्मृति, यानी जिसको आप बोलते हैं मेमोरी। स्मृति क्या होती है? स्मृति की अगर बात की जाए तो मैकडुगल महोदय स्मृति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना कि ये अतीतकालीन अनुभव होते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। टीपी नन कहते हैं कि हमारे अनुभव को संचित करके रहने वाली शक्ति जब चेतना से युक्त होती है तब उसको हम स्मृति कहते हैं। हिलगार्ड महोदय कहते हैं कि स्मृति जो होती है वह मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें अतीत में सीखे गए जो ज्ञान है, जो आपने पूर्व काल में अनुभव किया है और उसका जो आपका कौशल है, स्किल है, उसको आप दोबारा से याद करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं, तो वो होता है आपका स्मृति। तो स्मृति को परिभाषित करते हुए रायबर्न महोदय कहते हैं कि अपने अनुभवों को संचित रखने व उनको प्राप्त
करने के कुछ समय पश्चात चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है, उसी शक्ति को हम स्मृति बोलते हैं। स्मृति की कई सारी विशेषताएं भी होती हैं। शीघ्र याद होना, ये भी स्मृति की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता उत्तम धारणा शक्ति, यानी गुड रेटेंशन होना चाहिए आपका। शीघ्र पुनः स्मरण होना चाहिए, क्विक रिकॉल करने की एक प्रकार से योजना। इसके अलावा शीघ्र और स्पष्ट पहचानना, आवश्यक मतलब अनावश्यक बातों को भूल जाना, ये सब स्मृति के एक प्रकार से विशेषताएं हैं। स्मृति की बात की जाए तो स्मृति चूँकि एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, इसलिए वुडवर्थ महोदय ने स्मृति प्रक्रिया को 4 तरीके से बांटा है। 4 अंग होते हैं स्मृति के। कौन कौन से भाई? एक तो सीखना, एक धारणा, एक पुनः स्मरण और एक पहचान। ये 4 तरीके से उन्होंने बताया। स्मृति कितने प्रकार की होती है? तो स्मृति एक तो तत्कालीन स्मृति होती है, एक अस्थायी स्मृति, एक सक्रिय स्मृति, एक रटंत स्मृति, एक निष्क्रिय स्मृति और एक मनोवैज्ञानिक स्मृति। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। स्मृति के कई नियम होते हैं। एक होता है आदत का नियम, ठीक है, और खास करके प्रोफेसर BN झा कहते हैं कि इस नियम को लागू करने के लिए केवल मौखिक पुनरावृत्ति काफ़ी होती है। इसका संबंध यांत्रिक स्मृति से होता है। निरंतरता का नियम, परस्पर संबंध का नियम, ये सब होते हैं स्मृति के नियम में। आइए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं स्मृति को लेकर के। प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न आपका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, स्मृति एक प्रक्रिया है, कैसी है? स्वाभाविक है, मानसिक है, व्यवहारिक है? तो स्मृति जो है वो कैसी प्रक्रिया है बाबू? स्मृति जो है ये मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने बी लगाया उनको करेक्ट आंसर, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। दूसरा प्रश्न है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है, कथन किसका है? तो स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ऐसा कहा था वुडवर्थ महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न, परीक्षा में आ सकता है। वहीं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, स्मृति के कितने अंग होते हैं? तो मैंने आपको बताया था स्मृति के 4 अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से स्मृति के प्रकार है, अस्थायी स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति, ये सब स्मृति के ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न है, स्मृति के कितने नियम होते हैं? 2 नियम, 4 नियम, 3 नियम, 5 नियम। तो स्मृति कितना नियम है भैया? स्मृति के 3 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, 6वां नंबर प्रश्न है, विचार सहचर्य का गौड़ नियम है। विचार सहचर्य का गौड़ नियम क्या है? तो विचार सहचर्य का जो गौड़ नियम है वो नवीनता का नियम भी है, मनोभाव का नियम भी है, आवृत्ति का नियम भी है। ये सभी नियम जो हैं वो विचार सहचर्य के गौड़ नियम ही हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, स्मरण करने की विधि क्या कहलाती है? अंतरहीन विधि, क्रिया की विधि या स्वर विधि? तो स्मरण करने की विधि है इनमें से, देखिए, अंतरहीन विधि के द्वारा भी आप स्मरण कर सकते हैं, क्रिया विधि के द्वारा भी आप स्मरण कर सकते हैं और स्वर विधि के द्वारा भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। तो यहाँ से आपको लगभग स्मृति से रिलेटेड 2-3 प्रश्न आपके लगभग आने वाले हैं। 2 प्रश्न एकदम से कहीं नहीं गए, 2 प्रश्न तो आपके आने एकदम से तय हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और स्मृति मतलब स्मरण करने की कई विधियाँ होती है। एक तो पूर्ण विधि होता है, होल मेथड, एक होता है खंड विधि, एक होता है मिश्रित विधि, एक प्रगतिशील विधि, एक अंतर्युक्ति विधि, एक अंतरहीन विधि, एक सक्रिय विधि, एक निष्क्रिय विधि, एक स्वर विधि, एक रटने की विधि, एक निरीक्षण विधि होती है, एक क्रिया की विधि होती है, एक विचार सहचर्य की विधि होती है, एक साभिप्राय स्मरण की विधि होती है। तो ये स्मृति की कई सारी विधियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका अगले चैप्टर से आपका आ चुका है, देखने का प्रयास करेंगे। अगला जो चैप्टर है आपका उसका नाम है अवधान एवं रुचि। ठीक है, अवधान को बोलते हैं अटेंशन अंग्रेजी में और रुचि को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो अवधान एवं रुचि ये आपका अगले चैप्टर का नाम है। अवधान की बात की जाए तो अवधान की परिभाषा को देते हुए रास महोदय कहते हैं कि अवधान जो होता है विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जबकि डम्बिल महोदय कहते हैं कि किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान कहलाता है। बैलेंटाइन कहते हैं कि अवधान मस्तिष्क की शक्ति ना होकर के संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया अथवा अभिवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये बताया अवधान की कई विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अवधान जो है एक प्रकार से बात की जाए तो इसके कई प्रकार होते हैं। आपको बता दूं, ऐच्छिक अवधान होता है एक होता है अनैच्छिक अवधान, एक होता है अभिप्रेरित अवधान, एक होता है मूर्त अवधान, एक होता है अमूर्त अवधान, एक होता है अर्जित अवधान। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। अवधान के बारे में जो प्रश्न आपसे बन रहे हैं उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है, जब अवधान अथवा ध्यान इच्छा के बिना किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जब अवधान क्या होता है,
जब अवधान अथवा ध्यान इच्छा के बिना किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाता है तो उस प्रकार के अवधान को हम बोलते हैं अनैच्छिक अवधान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अवधान को केंद्रित करने की कितनी दशाएं हैं? तो अवधान को केंद्रित करने की जो दशाएं हैं वो 2 दशाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से अवधान को केंद्रित करने की बाह्य दशा क्या है? तो देखिए गति, विषमता, पुनरावृत्ति, ये सभी दशाएं जो हैं वो अवधान को क्या करती हैं? केंद्रित करने, मतलब अवधान को क्या करती है? अवधान को केंद्रित करने की दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी दशाएं हैं अवधान को केंद्रित करने की, ठीक है। अवधान को केंद्रित करने की और भी दशाएं हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी दशाएं हैं भाई अवधान को केंद्रित करने की। जैसे कि जो बाह्य दशाएं होती है अवधान को केंद्रित करने की, वो होती है, उनमें नाम आता है गति, अवधि, स्थिति, तीव्रता, विषमता, नवीनता, आकार, स्वरूप, परिवर्तन, प्रकृति, पुनरावृत्ति, रहस्य। ये सब जो है बाह्य दशाएं होती हैं जो कि अवधान को केंद्रित करती हैं, अटेंशन को केंद्रित करती हैं। जबकि अवधान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशाएं हैं उनमें भी आपका इंटरेस्ट यानी रुचि, ज्ञान यानी कि अंडरस्टैंडिंग पावर, लक्ष्य यानी गोल आपका क्या है, ये सब एक प्रकार से। इसके अलावा आदत यानी हैबिट, जिज्ञासा यानी जो क्यूरियोसिटी है वो, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, मनोवृत्ति यानी मूड कैसा है, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी कैसी है, आवश्यकता यानी नीड, मूल प्रवृत्ति यानी जो इंस्टिक्ट्स है आपकी वो। इसके अलावा पूर्व अनुभव आपका क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपका होता है वो। इसके अलावा मस्तिष्क का विचार आपका क्या, आइडिया ऑफ माइंड, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पे अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशाएं होती हैं। और बाह्य दशाओं में आपकी विषमता, गति, पुनरावृत्ति ये सब शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न, रुचि शब्द अंग्रेजी भाषा के किसका हिंदी रूपांतर शब्द है? तो रुचि की अगर बात की जाए तो रुचि शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के इंटरेस्ट शब्द से बना हुआ है। और इंटरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है इंट्रेसेस, ठीक है, तो उससे हुई है इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति। और इंटरेस्ट से बना है आपका अंग्रेजी भाषा का इंटरेस्ट शब्द से बना हुआ है रुचि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट वाला, ठीक है। इंटरेस्ट की परिभाषा को देते हुए बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है। बी एन झा कहते हैं कि रुचि वह स्थिर मानसिक विधि होती है जो ध्यान क्रिया को सतत यानी लगातार बनाए रखती है, ठीक है। तो रुचि जन्मजात होती, कभी कभी उसे प्रत्यक्षदर्शी बनाने में बाहरी तत्वों का योगदान रहता है, इसलिए हम रुचि को अर्जित भी मानते हैं। रुचि के द्वारा ध्यान शक्ति में स्थिरता आती है। रुचि मनुष्य में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है और व्यक्ति को तरोताज़ा रखने में मदद करती है, ठीक है। तो ये सब रुचियाँ होती हैं। रुचि एक प्रकार से अगर बात की 2 प्रकार की होती है। एक तो जन्मजात रुचि होती है, एक होती है अर्जित रुचि। यानी एक तो जन्मजात रुचि पैदा हुए आपके अंदर वो रुचि पहले से ही है, ठीक है, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में रुचि को। तो पहले से कोई चीज़ इंटरेस्टेड है आप पैदा होते ही। लेकिन कुछ होती जो आप अर्जित करते हैं वो रुचियाँ, ठीक है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपसे है कि रुचि शब्द की जो है अंग्रेजी भाषा के किसका हिंदी रूपांतर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, इंटरेस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इंटरेस्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई लैटिन भाषा के वो शब्द है जो है इंट्रेज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है रुचि की विशेषता है, रुचियाँ परिवर्तनशील होती हैं, बिल्कुल ठीक है, रुचियाँ बदलती रहती हैं। आपका इंटरेस्ट जो होता है हमेशा बदलता रहता है, तो रुचियाँ बिल्कुल बदलती रहती हैं, ठीक है। रुचि के निर्धारण में प्रेरकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। प्रेरक माने होता है जो मोटिवेशंस होते हैं उसके हिसाब से आपको एक प्रकार से रुचि बदलती रहती है आपकी। रुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व के विकास से होता है, बिल्कुल होता है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रुचि के कितने प्रकार होते हैं? तो रुचि के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक तो अर्जित और एक प्रकार से जन्मजात, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो रुचि को प्रभावित करने वाले सारे कारक होते हैं, जैसे कि विद्यालय का कठोर वातावरण अगर होगा तो भी रुचि प्रभावित होगी, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार होगा तो भी बच्चों की रुचियाँ परिवर्तित होंगी या प्रभावित होंगी। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं है तो वो भी एक प्रकार से रुचि प्रभावित होगी, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, चिंतन के प्रकार है। अच्छा, अगला जो चैप्टर है 20वां चैप्टर है, उसमें आपको क्या पढ़ना होता है? चिंतन, तर्क और कल्पना। चिंतन को अंग्रेजी में थिंकिंग बोलते हैं, तर्क को बोलते हैं रीजनिंग और कल्पना को बोलते हैं इमेजिनेशन। तो थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन ये आपकी चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 20। तो आइए इससे बनने वाले प्रश्नों को समझने का प्रयास करें। चिंतन क्या होता है?
तो मोहसिन महोदय कहते हैं कि चिंतन जो होता है समस्या समाधान संबंधी आव्यक्त व्यवहार होता है। ठीक है। बेरोन महोदय कहते हैं कि चिंतन को संप्रत्ययों, विचारार्थ, समस्याओं तथा प्रतिमाओं का मानसिक परिचालन होता है। तो ये होता है चिंतन। ठीक है। बात कीजिए चिंतन के तत्वों की, तो चिंतन के कई तत्व होते हैं। व्यक्ति का सक्रिय होना, उद्देश्यपूर्ण दिशा की तरफ बढ़ना, चिंतन हेतु समस्या का उपस्थित होना अनिवार्य होता है, आंतरिक भाषा का उपस्थित ज्ञान होना, प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का उपयोग करना, समस्या के निदान के लिए एक दिशा को सुनिश्चित करना, ये सब चिंतन के तत्व होते हैं। चिंतन कई प्रकार के होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष या बोधात्मक, जिसको मूर्त चिंतन बोलते हैं वो, एक संप्रत्यात्मक होती है जिसको अमूर्त चिंतन बोलते हैं, एक सृजनात्मक चिंतन होता है, एक क्रांतिक चिंतन होता है, एक विचारात्मक चिंतन या तार्किक चिंतन होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है, एक अपसारी चिंतन होता है। तो ये सब चिंतन के प्रकार हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगला जो आपका है वो क्या होता है भाई, अगला होता है आपका तर्क। तर्क किसे कहते हैं? स्किनर महोदय कहते हैं कि तर्क शब्द का प्रयोग कारण तथा प्रभाव के संबंधों की मानसिक स्वीकृति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, और यह निरीक्षण या किसी निरीक्षण कारण से एक घटना की भविष्यवाणी या बिना किसी घटना या निश्चित घटना के किसी कारण का अनुमान हो सकता है, जो तर्क होता है। तर्क में आप देखिएगा कि कई प्रकार होते हैं। तर्क के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक तो निगमनात्मक तर्क और एक आगमनात्मक तर्क। ठीक है। तर्क के कई चरण होते हैं, जैसे कि समस्या की उपस्थिति कैसी है ये मैटर करता है। इसके अलावा समस्या की जानकारी, समस्या समाधान के उपाय, एक उपाय का चुनाव करना, उपयोग का मतलब उपाय का उपयोग कैसे करना है हमको, सबसे उत्तम उपाय को चुन करके समस्या पर अगर हम उस पर करेंगे, उपयोग करेंगे तो अच्छे तरीके से समस्या का समाधान होगा। ठीक है। तर्क का विकास भी होता है क्रमागत ज्ञान से, दृढ़ निश्चय से, आत्मविश्वास से, नवीन जानकारी से, स्वाभाविकता के विकास से, सूझ शक्ति के विकास से। ठीक है। और जो अगला आपका पॉइंट है कल्पना। कल्पना की अगर बात करें तो कल्पना जो होती है एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कल्पना का जो आरंभ होता है और जो अंत होता है वो निर्माण के लिए होता है। कल्पना के लिए एक धरातल अथवा अस्तित्व की ज़रूरत होती है। कल्पना प्रतिमा चयन है। कल्पना करते समय प्रतिमाओं में से उपयुक्त प्रतिमा का चयन कर हम अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाते हैं। कल्पना एक प्रकार से आपको बता दूं कि कई प्रकार की कल्पनाएं होती हैं। मैकडूगल और ड्रेबर महोदय ने कल्पना को कई प्रकार बताया कि भाई एक तो होती है पुनरुत्पादक कल्पना, एक होती है उत्पादक कल्पना। ठीक है। तो एक प्रकार से कल्पना के कई प्रकार होते हैं। ड्रेबर महोदय कहते हैं कि ड्रेबर महोदय क्या कहते हैं, एक तो पुनरुत्थान और उत्पादक कल्पना, एक आदानात्मक कल्पना, एक कार्य साधक कल्पना, एक सौंदर्यात्मक कल्पना, एक क्रियात्मक कल्पना, एक विचारात्मक कल्पना भी होती है, एक मन तरंग कल्पना, एक कलात्मक कल्पना। तो कल्पना के कई प्रकार होते हैं और कल्पना कहीं ना कहीं पे शिक्षा में कल्पना का महत्व भी होता है। चूँकि बौद्धिक प्रखरता बढ़ती है, निराशा का निवारण होता है, रुचियों का परिष्करण होता है, ज्ञान अर्जन में तीव्रता आती है, सृजन शक्ति का विकास होता है, भावी जीवन की झलक आती है, निर्देशन मिलता है इससे कल्पना से। प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न है कि चिंतन के प्रकार हैं। तो चिंतन के कितने प्रकार हैं मैंने आपको बता ही दिया था। चिंतन के इनमें से ये अभिसारी चिंतन, मूर्त चिंतन और सृजनात्मक चिंतन, ये तीनों चिंतन के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न चिंतन प्रक्रिया का तत्व है आंतरिक भाषा का उपस्थित होना, व्यक्ति का सक्रिय होना या उद्देश्यपूर्ण दिशा की तरफ बढ़ना। तो चिंतन प्रक्रिया के सारे तत्व यानी तीनों तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न आप देखिए, चिंतन की विशेषता है विशिष्ट गुण, अनेक विकल्प या समस्या समाधान। तो चिंतन की विशेषता क्या है भाई? चिंतन की सारी विशेषताएं, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है मन में किसी उद्देश्य व लक्ष्य को रख करके क्रम के अनुसार चिंतन करना तर्क होता है या कथन किसका है? यह परिभाषा तर्क को परिभाषित करते हुए दिया था किसने? गैरेट महोदय ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तो तर्क के कितने प्रकार होते हैं भाई? तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तो तर्क के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्क के कितने चरण होते हैं? तो तर्क के कितने चरण होते हैं भाई? तर्क के लगभग 5 चरण होते हैं आपके। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे बनेगा ऑब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न है तर्क का विकास कैसे किया जा सकता है? तो कैसे करते हैं तर्क का विकास भाई? देखिए, सूझ शक्ति का उपयोग करके हम तर्कों का विकास कर सकते हैं, नवीन जानकारी से हम तर्कों का विकास कर सकते हैं, क्रमागत ज्ञान से हम तर्कों का विकास कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। इन सभी से हम तर्कों का विकास कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग का विकास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा है कि कल्पना जो होती है दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन होता है? तो ऐसा कहा था गैरेट महोदय ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, यह कथन किसका है? गैरेट महोदय का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका आ चुका है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले चैप्टर से आपका ये प्रश्न आ रहा है। चैप्टर का आपके नाम क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है बताइएगा सभी लोग। अगला चैप्टर है आपका 21 नंबर चैप्टर। उसमें आपके चैप्टर का नाम है आदत और थकान, हैबिट एंड फैटिक जिसको बोलते हैं। आदत क्या होती है, तो गैरट महोदय कहते हैं कि आदत जो होता है उस व्यवहार को दिया जाता है या दिया जाने वाला काम या नाम होता है। आदत क्या है, आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि यंत्रवत हो जाता है, मशीनीकृत हो जाता है कि भाई अब उसको मिलना है। जैसे कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल पड़ता है तो पेट्रोल उसमें डालेंगे तभी चलेगा। इसी प्रकार से जब आप जैसे आदत बन गई आपको कि भाई मदिरा पीनी है तो आदत बन गई धीरे धीरे, तो ये हो गया एक प्रकार से लगातार आप पीते रहते, हैबिट हो गई वो है। मार्सेल महोदय कहते हैं कि आदतें व्यवहार करने की परिस्थितियाँ और समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियाँ होती हैं। लैडेल महोदय कहते हैं कि आदत कार्य का वह रूप होता है जो आरंभ में स्वेच्छा से किया जाता है और जानबूझकर किया जाता है, लेकिन जब बार बार किए जाने के कारण से वो लगातार फिर स्वतः हो जाता है, अपने आप होने लगता है। पहले तो आप जानबूझ करके करते हैं, फिर बाद में वो अपने आप होने लगता है। तो आदतें स्वचालित होती हैं। आदत संबंधी कार्यों में गलतियाँ कम होती हैं और कार्य शुद्ध तरीके से संपादित होता है। आदत से संबंधित कार्यों को करने में बालक को ध्यान केंद्रित करने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। आदतें सीखने के द्वारा अर्जित की जाती हैं और बालकों को जिन कार्यों को करने की आदत हो जाती है उनमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने या तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है उनको। नशीली पदार्थों के सेवन की आदतों को हम आसानी से नहीं छोड़ पाते हैं, यही कारण है। ठीक है, आदत कई प्रकार की होती है। एक तो भाषा संबंधी आदतें, एक नैतिक आदतें, ठीक है। इसके अलावा एक होती यांत्रिक आदतें, एक भाव संबंधी आदतें, एक शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें होती जैसे कि भूख लगना, इच्छा और अभिलाषा, ये सब। एक विचार संबंधी आदतें होती हैं, एक तंत्रिका संबंधी आदतें होती हैं। ठीक है, तो आदत का बड़ा महत्व भी है। आइए हम इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और अगला जो आपका है वो होता है थकान। थकान क्या होती है, बोरिंग महोदय कहते हैं कि निरंतर कार्य करते रहने के फलस्वरूप कुशलता में कमी आ जाना थकान कहलाता है। जेम्स टेबर कहते हैं कि पहले से करते चले आ रहे कार्य में व्यय की हुई शक्ति के कारण से कार्य कुशलता, क्षमता और उत्पादन में कमी जो आ जाती है उसी कमी को हम थकान बोलते हैं। थकान जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक शारीरिक थकान और एक मानसिक थकान। अब आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं प्रश्नों के उत्तर के बारे में। प्रश्न है आपका, किसने कहा है कि आदतें व्यवहार करने की और परिस्थितियों व समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियाँ होती हैं? तो ऐसी परिभाषा किसने दी है, तो मार्सेल महोदय ने इस परिभाषा को दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदत के प्रकार हैं। यांत्रिक आदतें, विचार संबंधी आदतें और नैतिक आदतें, ये सब आदत के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। मैं आपको बताऊं, जब भी आपको एग्जाम में हैं लिखा हुआ मिले तो आप समझ लीजिएगा कि हमेशा और हमेशा डी ऑप्शन में एक शब्द होता है, ये सभी ऑप्शन होता है वही करेक्ट आंसर होता है जहाँ पर अगर है लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, आपसे किसी चीज़ का कार्य पूछता है, विशेषता पूछता है, लाभ हानि पूछता है, तो उसमें डी ही लगता है ऑप्शन नंबर उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, आदतों के निर्माण में कौन से कारक सहायक होते हैं? इच्छा शक्ति, देखिए हाँ लगा हुआ है, डी लगा दीजिएगा। तो इच्छा शक्ति व संकल्प, निरंतरता व क्रियाशीलता, अनुकरण और प्रशिक्षण, ये सब आदतों के निर्माण में सहायक तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, थकान के कितने प्रकार होते हैं? थकान के दो प्रकार होते हैं, एक तो मानसिक थकान और एक शारीरिक थकान। अगला क्वेश्चन से 5वां नंबर, थकान को कैसे दूर किया जाता है? तो थकान को हम कैसे दूर करते हैं? रुचि का विकास करके, अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करके, शुद्ध वायु को लेकर के हम थकान को दूर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। तो ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, इनको ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आ चुका है अगले चैप्टर से, अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगले चैप्टर का आपके नाम है व्यक्तिक विभिन्नताएं और शैक्षिक निहितार्थ। ठीक है, तो व्यक्तिक विभिन्नता की अगर बात की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाए तो एक समूह के सदस्यों में समूह के औसत में मानसिक या शारीरिक विशेषताओं का विचलन ही व्यक्तिक भिन्नता होती है। स्किनर महोदय कहते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। इसके अलावा एटकिंसन महोदय कहते हैं कि लोगों या किसी प्रजाति के सदस्यों के मध्य आपस में व्यवहार की संरचना में पाई जाने वाली अपेक्षाकृत अस्थायी असमानताएं जो होती हैं उन्हीं को व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? व्यक्ति विभिन्नताओं की बात की तो कई प्रकार होते हैं इनके, एक तो शारीरिक भिन्नता, एक बुद्धि में भिन्नता यानी बुद्धि में भिन्नता, एक व्यक्तित्व में भिन्नता, एक रुचि में भिन्नता,
एक गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता, इसके अलावा विशिष्ट योग्यताओं में भिन्नता, विचारों में भिन्नता, संवेगात्मक अभिव्यक्ति में भिन्नता, आर्थिक स्थिति और शिक्षा में भिन्नता, ठीक है, लैंगिक विभिन्नता, आयु से संबंधित विभिन्नता, परिपक्व से संबंधित यानी मेच्योरिटी की विभिन्नता होती है बहुत सारे लोगों में, चरित्र में विभिन्नता, सीखने की में विभिन्नता। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता जो होती है उसका समान स्तर होना आवश्यक नहीं होता है, अलग अलग होता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है, ठीक है, तो ये सब होते हैं। प्रश्न आपका देखिए, उत्तर के मतलब जो प्रश्न है उसको समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यक्तिक विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले किया था फ्रांसिस गाल्टन महोदय ने, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता की विशेषताएं हैं बताएं। तो व्यक्तिक विभिन्नता की जो विशेषताएं हैं देखिए, उनमें से कौन सी विशेषताएं व्यक्तिक विभिन्नता की हैं? इसमें डी नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए इसमें डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक विभिन्नता की विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया गया है, व्यक्तिक विभिन्नता की विशेषताएं देखिए यहाँ पर, विभिन्नता, विकास की समान दर, समानता, सीखने में समानता। तो ये देखिए सीखने में समानता तो होगी नहीं, समानता भी नहीं होगी, विकास की समान दर भी नहीं होगी। जो ये तीनों हैं ये गलत है। व्यक्तिक विभिन्नता जो विशेषता होती है विभिन्नता यानी कि अलग अलग होना, ठीक है, मतलब कि समानता ना होना, और इन तीनों में समानता आपको दिया गया है। तो व्यक्तिक विभिन्नता की विशेषता है क्या? विभिन्नता होती है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं। शारीरिक भिन्नता, बुद्धि में भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता। देखिए प्रकार है यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। व्यक्तिक भिन्नताएं, शारीरिक भिन्नता, बुद्धि में भिन्नता और व्यक्तित्व में भिन्नता, ये सब व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, किसने व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए वंशानुक्रम को एक आधारभूत कारण माना है? रूसो, पियर्सन और गाल्टन ने, या जेम्स रेबर और एटकिंसन ने, या स्किनर, वुडवर्थ और फ्रायड ने, या फिर इनमें से किसी ने नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो, पियर्सन और गाल्टन महोदय ने व्यक्तिक भिन्नताओं के वंशानुक्रम को एक आधारभूत कारण माना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो व्यक्तिक भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र में क्या शामिल नहीं इनमें से भाई? तो वो जो है जो शामिल नहीं है, रुचियों में भिन्नता जो है ये व्यक्तिक भिन्नता के सामाजिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। बाकी जो है आदर्शों और मूल्यों में भिन्नता ये सामाजिक क्षेत्र से शामिल है। सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता, जातीय भिन्नता, ये सब सामाजिक क्षेत्र से में शामिल होती हैं, जबकि रुचियों में भिन्नता ये व्यक्तिक होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, किसी परीक्षण के माध्यम से बालकों की संवेगात्मकता के स्तर का मापन किया जा सकता है, बताएं। तो किस परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है? तो खास करके अगर बात की जाए संवेग परीक्षण के माध्यम से बालकों की संवेगात्मक स्तर का मापन किया जा सकता है। सातवां क्वेश्चन आप देखिएगा, किसने अमेरिका में प्रचलित वर्गीकरण की नवीन विधि का उल्लेख किया है? तो किसने किया है भाई ऐसा किया है मोर्स और बिंगो महोदय ने अमेरिका में प्रचलित वर्गीकरण की नवीनतम विधि का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न आपका आ चुका है, विशिष्ट बालकों को बांटा गया है, बताएं कितने भागों में बांटा जा सकता है विशिष्ट बालकों को? भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट या असाधारण शब्द का प्रयोग ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों में इस सीमा तक भिन्न होते हैं कि व्यक्ति विशेष की ओर उनके साथियों को ध्यान देना पड़ता है और इसके कारण ही उसकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं तथा कार्य प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बालकों को लेकर के क्रू एंड क्रू ने अच्छा काम किया है इन दोनों ने। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं, एक तो कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभाशाली बालक, एक सृजनात्मक बालक, एक पिछड़े हुए बालक, एक मंद बुद्धि बालक, एक मादक द्रव्यों को सेवन करने वाले बालक जो होते हैं, एक विकलांग बालक होते हैं और एक बाल अपराधी बालक। तो ये सब विशिष्ट बालकों के प्रकार हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं इनसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगला चैप्टर जो है आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले शिक्षार्थी या विशिष्ट बालकों की शिक्षा। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, देखिए। पहला प्रश्न, विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो विशिष्ट बालकों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं प्रतिभाशाली, सृजनात्मक या मंदबुद्धि बालक। तो मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं उन बालकों को हम क्या कहते हैं? तो मानसिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं वो खास करके सभी बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सब मानसिक रूप से विशिष्ट बालक ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, बाल अपराधी बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी, मतलब कि इस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में बताएं? तो बाल अपराधी वाले जो बालक होते हैं वो विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में आते हैं? सामाजिक, मानसिक, शैक्षिक या शारीरिक? तो वो आते हैं सामाजिक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है चौथा नंबर, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण क्या है बताएं? शैक्षिक पिछड़ापन का क्या कारण है भाई? देखिए, दोष युक्त शैक्षिक वातावरण होगा तो शैक्षिक पिछड़ापन होगा। त्रुटिपूर्ण शिक्षण विधियों का अगर प्रयोग किया जाएगा, गलत तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा तो फिर बालक पिछड़ जाएंगे पढ़ने में। शैक्षिक पिछड़ेपन का ये दो कारण है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने सुधार के लिए क्या सुझाव दिए हैं? तो बेकर फाउंडेशन बोस्टन ने सुधार के लिए जो सुझाव दिए हैं वो सुझाव है अपराधी बालकों को लेकर के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न जो आ चुका है आपके स्क्रीन पर वो अगले चैप्टर से है। अगले चैप्टर का आपके क्या नाम है भाई? अगला चैप्टर जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा। ठीक है, यानी मेंटल हेल्थ कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं इससे कैसे प्रश्न आपके बनते हैं, देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, समायोजन को क्या कहते हैं बताएं? समायोजन को क्या कहते हैं भाई? सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन? तो समायोजन को एक प्रकार से सामंजस्य भी कहा जाता है, व्यवस्थापन भी कहा जाता है और अनुकूलन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी है दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो डी ऑप्शन हो गया कि नहीं हो गया। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, समायोजन शब्द किन शब्दों से मिलकर के बना है? समायोजन जो शब्द है ये समा और योजन शब्द से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें समायोजन तो सम प्लस आयोजन, हाँ बिल्कुल, सम प्लस आयोजन से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा समायोजन वह होता है जो यथार्थ पर आधारित एवं संतोष देने वाला होता है, यह कथन किसका है? तो अच्छा समायोजन वह होता है जो यथार्थ पर आधारित और संतोष देने वाला होता है। यह परिभाषा समायोजन को परिभाषित करते हुए जो है स्मिथ महोदय ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी में दिए स्मिथ करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, समायोजन किस गति से चलने वाली प्रक्रिया होती है? तो समायोजन जो है वो किस गति से चलने वाली प्रक्रिया है भैया? वो अविराम यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन से आप देखिएगा, जब व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर पाता है तो उसके व्यक्तित्व में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? तो उसके व्यक्तित्व में शारीरिक लक्षण भी दिखते हैं, मानसिक भी दिखते हैं और संवेगिक लक्षण भी दिखते हैं। तो जब व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर पाता है, समाज से समायोजन नहीं कर पाता है तो उसके व्यक्तित्व में मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक तमाम प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी यहाँ पर भी है दिया हुआ है, डी ऑप्शन लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसी प्रकार की जब आपकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं तो इन तमाम प्रकार की ट्रिक का जानना आपको परम आवश्यक है। और खास करके बीए में जब आपकी परीक्षा एक प्रकार से उसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो ठीक है, चर्चा करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपका आ चुका है। अगला जो प्रश्न है वो है शिक्षण का अर्थ बताएं। ये जो चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर आपका है, उसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया। तो बताएं शिक्षण का अर्थ क्या है, संकुचित या व्यापक? तो शिक्षण का दोनों अर्थ होता है, संकुचित अर्थ भी है शिक्षक का, मतलब शिक्षण का, और व्यापक अर्थ भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा दीजिएगा, आ और बा दोनों करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन होता है, यह कथन किसका है? यह कथन शिक्षण की परिभाषा को देते हुए कहा था किसने? बर्टन महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, शिक्षण की विशेषता है। शिक्षण की विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता शिक्षण की भाई बताएं? तो देखिए, शिक्षण का स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य होना चाहिए, छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की उन्नति का मापन और मूल्यांकन करना चाहिए, ये सब शिक्षण की विशेषता होती है। शिक्षण माने होता है ट्रेनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं भाई? बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? बिल्कुल, शिक्षण के जो प्रकार होते हैं 5 प्रकार होते हैं शिक्षण के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षण का कार्य है, बताएं शिक्षण का कार्य क्या? सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, विषय वस्तु का
विषय वस्तु व कार्य का विश्लेषण करना या पाठ्य सामग्री का बनाना, या फिर ये सभी कार्य जो होते हैं शिक्षण के ही कार्य हैं। शिक्षण के सभी कार्य होते हैं, खास करके सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, विषय वस्तु व कार्य का विश्लेषण करना, इसके अलावा पाठ्यक्रम सामग्री बनाना, ये सभी कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा, शिक्षण है क्या है, कला है या विज्ञान है। शिक्षण जो है एक कला है कि विज्ञान है भाई, शिक्षण कला भी है और शिक्षण विज्ञान भी है, यानी ट्रेनिंग जो होता है वो क्या है, वो कला भी और विज्ञान भी। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, आ एंड बा दोनों है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शिक्षण के चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर या हस्तक्षेप चर। शिक्षण के तीनों चरण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, अधिगम के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन किए जा सकते हैं जिस पर परिपक्वता व अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं होता। उन्होंने शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है, इसलिए शिक्षण की उपलब्धि का आधार अधिगम ही है। यह कथन किसका है, यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था क्लार्क महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ क्लार्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की, 6 प्रकार की। और शिक्षण अधिगम में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो 3 प्रकार की होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। शिक्षण अधिगम में जो शिक्षक की भूमिका होती है 3 प्रकार की होती है। कैसे कैसे, एक तो होता है ज्ञानदाता के रूप में भूमिका, एक होती सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिका, एक होती मार्गदर्शक के रूप में भूमिका। तो ये सब शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। शिक्षा का भी कई सारा उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य हमारी संस्कृति को बचाना और उसका विकास करना, उसका उन्नति करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का चरित्र का विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करने पर बल दिया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यावसायिक भी होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक का आत्मिक विकास करना होता है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी शक्ति का विकास या क्षमता को उत्पन्न करना होता है जिससे वह स्वयं को किसी भी परिस्थिति या वातावरण में अनुकूलन करने में सक्षम हो सके, ठीक है। अधिगम का उद्देश्य क्या होता है, अधिगम जो होता है हमेशा उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्य के उन्मुख होता है। अधिगम प्रत्युत्तर और व्यवहार में परिवर्तन लाता है, यानी सीखना जिसको बोलते हैं लर्निंग। अधिगम से छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है और अधिगम से क्या होता है, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित किया जाता है। तो ये सब अधिगम के उद्देश्य हो गए। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना, समझा और परखा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।